नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान का भूगोल क्लास नंबर 13। आज यहां पर हम राजस्थान की वन संपदा का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो कि आपके जनवरी 2023 में है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कॉमन टॉपिक है। आपके जो सिलेबस आया है उस सिलेबस में बाकायदा यहाँ पर इस टॉपिक को दे रखा है, राजस्थान की वन संपदा। तो ये आपका 5वां टॉपिक है। हम 4 टॉपिक पूरे कर चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं? राजस्थान एक परिचय पूरा पढ़ लिया है, राजस्थान का भौतिक विभाजन पूरा पढ़ लिया है, राजस्थान की नदियां पूरी पढ़ ली है और राजस्थान की जो झीलें हैं उनको भी हमने कवर कर लिया है। आज हम राजस्थान की वन संपदा 5वां टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। और आज क्लास नंबर कौन सी है? ये 13 है। इसके पहले की 12 क्लास से आप चाहो तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएगी साथियों। प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हो चैनल पर ही, या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैंने यहाँ प्लेलिस्ट लगा दी है, वहाँ से भी पिछली 12 क्लासें देख सकते हो। तो बिल्कुल टॉपिक दे रखा है, एक प्रश्न 100% यहाँ से आने वाला है, तो पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। गारंटीड है, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कुछ अलग ही संतुष्टि यहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिएगा हमारा टॉपिक कौन सा है साथियों? राजस्थान की वन संपदा। ठीक है, टॉपिक है हमारा राजस्थान की वन संपदा। तो इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाले हैं। शुरू से देखेंगे, बिल्कुल शुरू से। अंग्रेजों के समय भारत की प्रथम वन नीति 1894 बनाई गई। मतलब ये तो भारत की बात की जा रही है। हमारा टॉपिक क्या है? राजस्थान की वन संपदा। तो वहीं पर जाने वाले हैं, बस पढ़ते जाना शुरू से। तो सबसे पहले जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तो उसमें प्रथम वन नीति भारत की बनाई गई थी 1894 ईस्वी में। देखो 1894 ईस्वी में मतलब सीधी सी बात है कि उस समय भारत किसके अधीन रहता था? अंग्रेजों के अधीन रहता था साथियों। तो प्रश्न मतलब एक एक लाइन से एक एक प्रश्न बनने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करें भाई वन संपदा की बात कर रहे हैं ना, तो वन संपदा की तरफ ही बनेंगे। यहाँ पर वन नीति 1894 सबसे पहले थी। इसके बाद में राजस्थान की जोधपुर रियासत, नाम तो सुना होगा जोधपुर रियासत का, पहली रियासत थी जिसने 1910 में पेड़ों की कटाई व शिकार पर प्रतिबंध लगाया था कि भाई आप वहाँ पर पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते थे और आप वहाँ जंगल में जाकर शिकार नहीं कर सकते हो। कब कानून ये लाया गया? 1910 में लाया गया साथियों। किस रियासत के द्वारा? जोधपुर रियासत के द्वारा। भाई ये तो पहले तो भारत की बात की जा रही थी, लेकिन ये किसकी बात है? राजस्थान की, क्योंकि जोधपुर रियासत वर्तमान में कहाँ पर आती है? राजस्थान में आती है साथियों। तो जोधपुर रियासत पहली रियासत थी जिसने 1910 में, मतलब स्वतंत्रता के पहले की बात है, तो 1910 में इसने पेड़ों की कटाई और शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। सन 1950 में राजस्थान वन विभाग की स्थापना की गई। देखिएगा सन 1950 में, मतलब यहाँ पर भारत आज़ाद हो चुका था। तो स्वतंत्र भारत के बाद में, मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में राजस्थान राज्य का यहाँ पर अस्तित्व भी आ गया था साथियों। तो इसी में साथियों 1950 में राजस्थान वन विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बात करें, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति बनाई गई थी 1952 में, घोषित ये की गई। देखो 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो जो वन नीति घोषित की गई थी स्वतंत्र भारत की, मतलब भारत आज़ाद होने के बाद में, देखो 5 साल बाद में, भाई 47 में आज़ाद हुआ तो उसके 5 साल मतलब सन 1952 में प्रथम स्वतंत्र भारत की वन नीति को घोषित किया गया था। इस वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 अथवा 1/3 अथवा 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो जो ये वन नीति बनाई गई थी, प्रथम वन नीति स्वतंत्र भारत की 1952 में साथियों। प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? तो 1952 में। और इस नीति में क्या कहा गया कि टोटल 33% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। कितने प्रतिशत? 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होने चाहिए साथियों। अगर इससे कम भौगोलिक क्षेत्र पर वन है तो मतलब वनों की कमी है। ठीक है, क्या है? वनों की कमी है, जिससे जल की भी कमी आएगी, क्योंकि वनों की कमी रहेगी, पेड़ पौधों की कमी रहेगी तो सूखा भी ज़्यादा रहेगा, जिससे वर्षा भी कम होगी। तो कई सारे खतरे इससे उत्पन्न हो सकते हैं। अतः 33% भाग पर यहाँ पर वन होने चाहिए साथियों। ऐसा भारत की प्रथम वन नीति 1952 में कहा गया था। आगे हम बात करें,
देखो ये जो भारत की स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में आई थी, इसमें संशोधन किया गया था। संशोधित राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी भाग पर 20% तथा पहाड़ी भाग पर 60% वन क्षेत्र निश्चित किया गया। भाई पहले तो क्या बोल दिया इन्होंने कि टोटल 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसमें संशोधन किया गया प्रथम राष्ट्रीय वन नीति में, और क्या बोला गया कि जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग साथियों जहाँ खेती ज़्यादा होती है वहाँ 20% वन होने चाहिए। कितने प्रतिशत? टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके 20% जगह पर वन होने चाहिए। और जो पठारी या पहाड़ी भाग है, मतलब जो पहाड़ वगैरह रहते हैं, उसमें 60% वन क्षेत्र निश्चित किया गया कि पहाड़ में जो पठार वाले क्षेत्र है, जो पर्वतमालाएं हैं, उन पर 60% वन होने चाहिए साथियों। ऐसा निश्चित किया गया संशोधित वन नीति में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि संशोधित राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत मैदानी भाग पर वन होने चाहिए? तो 20%। कितने प्रतिशत पठारी भाग पर वन होने चाहिए? तो 60% पर। याद रखिएगा इसको। आगे बात करें, 42वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों 1976 ईस्वी में। इसके द्वारा वन एवं वन्य जीवों को संघ सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। पहले जो वन एवं वन्य जीव थे इनको किस सूची में रख रखा था? संघ सूची में। संघ सूची का मतलब क्या होता है? वह सूची जिस पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है साथियों। और इसको हटाकर किस में शामिल कर दिया गया? समवर्ती सूची में। 3 सूचियां होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। राज्य सूची पर राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, संघ सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाए जाते हैं, और समवर्ती सूची पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये जो वन एवं वन्य जीव थे, इनको 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें संघ सूची से हटाकर किस में शामिल कर दिया गया? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में आई थी, अभी की बात है, मतलब 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल 32,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो संपूर्ण राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है। कितना? 9.60%, 60। देखो एक चीज़ है, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1952 में क्या पढ़ा था कि भाई 33% भाग पर वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 33% भाग पर वन होना चाहिए। लेकिन जो राष्ट्रीय यहाँ पर जो 17वीं वन रिपोर्ट जो 2021 वाली आई है, इसमें क्या कहा गया कि राजस्थान की जो टोटल जो सीमा है, मतलब राजस्थान का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसके मात्र 9.60% भाग पर ही वन है साथियों। तो देखो कितने कम है, 33 होना चाहिए, 9.60 ही है। तो ये तो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है साथियों। और देखो भाई 9.60% तो आपको पता होगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ग किलोमीटर में पूछे क्षेत्रफल तो 32,863 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है साथियों। तो 10% भूभाग पर भी राजस्थान में वन नहीं है, तो बहुत ही कम मात्रा में पेड़ पौधे हैं। अतः पेड़ पौधे लगाओ और वनों की प्रतिशत बढ़ाओ साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन संपदा में राजस्थान का देश में 10वां स्थान है। 28 राज्य भारत में, उसमें से 10वां स्थान है आपके राजस्थान का। ठीक है, कितना? 10वां स्थान साथियों। मतलब हम यहाँ पर हमारे आगे वन संपदा में हमारे आगे 9 राज्य और है साथियों। पीछे है वो मत देखो, आगे कितने और है? 9 और है। तो हम अगर चाहें तो पेड़ पौधों को लगाकर हम इस आंकड़े को बदल सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला उदयपुर है, जबकि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला चूरू है। मतलब वन क्षेत्रफल का मतलब ये प्रतिशत में नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई जिला तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे वन भी बहुत है, लेकिन प्रतिशत में अगर कोई छोटा जिला है वहाँ ज़्यादा वन है, तो उसकी बात नहीं कर रहे, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। टोटल क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में वन है? उदयपुर में है। जबकि न्यूनतम किस जिले में है? चूरू जिले में है साथियों। तो दोनों को विशेष तौर पर याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्या बन सकता है क्वेश्चन कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। क्योंकि राजस्थान के संबंध में आपका टॉपिक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनने के ज़्यादा चांसेज है। और राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो चूरू जिला है साथियों। क्लियर है? क्लियरिटी होना चाहिए बिल्कुल एक एक चीज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले प्रथम 4 जिले अगर पूछ ले तो वो भी आपको याद रखना है। भाई उदयपुर तो हमने देखा ही था,
वन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात की जा रही है, यहाँ पर प्रतिशत की बात नहीं की जा रही है। दो तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार प्रथम जिला और प्रतिशत के अनुसार प्रथम जिला, क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा तीसरा चौथा और प्रतिशत के अनुसार दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन राजस्थान में उदयपुर में है, उसके बाद अलवर में है, उसके बाद प्रतापगढ़ में है और उसके बाद 12 जिले में है। ये 4 जिले प्रथम 4 जिले हैं, सबसे ज़्यादा उदयपुर, दूसरे पे अलवर, तीसरे पे प्रतापगढ़ और चौथे पे 12। ये क्षेत्रफल के आधार पर है साथियों। जबकि राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं? सबसे कम चूरू में है, उससे यहाँ पर हनुमानगढ़ आता है, उसके बाद जोधपुर आता है और उसके बाद गंगानगर। मतलब सबसे कम जो वन है क्षेत्रफल के आधार पर वो चूरू में, फिर उसके बाद में हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, फिर गंगानगर। मतलब कैसे याद रखना है? CHJ और G, CHJG ये आपके कौन से न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले उदयपुर तो याद रहेगा, UAPB ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं साथियों। अब हम बात करें प्रतिशत के आधार पर, तो राजस्थान में सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले, तो साथियों उदयपुर क्षेत्रफल में भी प्रथम है और प्रतिशत में भी प्रथम है। उसके बाद उदयपुर के बाद पहले क्या आ रहा था? अलवर आ रहा था आपके, ठीक है, पहले क्या आ रहा था आपके? अलवर आ रहा था। और यहाँ पर आ रहा है आपके प्रतापगढ़, लेकिन वो क्षेत्रफल में आ रहा था और ये किस में आ रहा है? प्रतिशत में। प्रतापगढ़ के बाद सिरोही और सिरोही के बाद करौली। ये यहाँ पर सर्वाधिक 1% क्षेत्रफल में नहीं है, प्रतिशत में बात करें साथियों तो सर्वाधिक उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली जिले में सर्वाधिक 1% है। जबकि न्यूनतम 1% वाले जिले राजस्थान के कौन से हैं? जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। ये 4 जिले यहाँ पर न्यूनतम प्रतिशत वाले 4 जिले हैं। देखो वहाँ पर हमने क्षेत्रफल के आधार पे चूरू जिले में सबसे कम वन देखे थे, लेकिन प्रतिशत के आधार पर जोधपुर जिले में सबसे कम वन है साथियों। उसके बाद चूरू आता है, फिर जैसलमेर आता है, फिर बीकानेर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान से संबंधित एक संरक्षण अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम, जिसका नाम है राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम। और ये कब आया था? 1953 में। और एक और राजस्थान की राज्य वन नीति आई थी 18 फरवरी 2010 को। तो इन दोनों को भी मैंने स्टार करके लिख दिया है कि भाई प्रश्न में अगर मान लो ऐसा कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए। वन नीति की बात करें तो 18 फरवरी 2010 और वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1953 आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब राजस्थान में प्रमुख वन संपदा, प्रमुख रूप से जो पेड़ पौधे वन संपदा के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रसिद्ध वृक्ष खेंजड़ी के बारे में। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध वृक्ष खेंजड़ी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दिल थाम करके बैठिएगा, एक एक चीज़ सुनिएगा, एक एक चीज़ देखिएगा, पढ़िएगा। बिल्कुल क्वालिटी वाला मैटर यहाँ पर देने वाला हूँ साथियों, वो भी पूर्ण रूप से निःशुल्क है। बिल्कुल नो टेंशन रहिए आप, क्योंकि आप जहाँ पर भी पढ़ोगे इतना मैटर मिल जाए तो मेरी गारंटी फुल डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, अंदर से चाहे कितनी अंदर से प्रश्न बन जाए, प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं खेंजड़ी के बारे में। देखो खेंजड़ी की अगर हम बात करें तो 1983 में इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। अब यूँ मत कहना कि सर हमने खेंजड़ी का पेड़ नहीं दे रखा है, हम खेंजड़ी को नहीं जानते हैं, क्योंकि राजस्थान का राज्य वृक्ष है तो सभी ने खेंजड़ी का पेड़ भी देख रखा है और सभी खेंजड़ी को जानते भी हो साथियों। कब दिया गया इसको राज्य वृक्ष का दर्जा, या राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था खेंजड़ी को? पहला प्रश्न बनता है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेंजड़ी। इसको 1983 में साथियों 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। खेंजड़ी का वैज्ञानिक नाम याद रखना है, क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया खेंजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, क्योंकि पूछा जा सकता है। खेंजड़ी को राजस्थान का गौरव व राजस्थान या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं साथियों। राजस्थान का गौरव भी खेंजड़ी है और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी क्या है साथियों? खेंजड़ी को ही कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में आपको सबसे ज़्यादा खेंजड़ियाँ। तो देखिए साथियों खेंजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जो कम पानी में भी उगाता है और बिल्कुल सूखता नहीं है कम पानी में भी। इसी वजह से साथियों ये रेगिस्तान में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और इसको राजस्थान का गौरव और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। आगे बात करें तो खेंजड़ी के जो सूखे फल होते हैं, फल मतलब फल ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल फल को तोड़ा और खा लिया, ऐसा फल नहीं होता है साथियों। इस प्रकार से एक फल होता है जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं इसमें। तो साथियों इसे जब सूख जाता है तो इसको कहा जाता है खोखा। क्या कहते हैं इसको?
खोखा कहते हैं, सूखे फलों को खोखा कहते हैं। खेजड़ी की जो पत्तियां होती है इनको लूम कहा जाता है, इनके फूलों को मिझर कहा जाता है और इसके फल को सांगरी कहते हैं। चारों चीज़ों को याद रखना। ये सांगरी है हरी, जब तक ये हरी है क्या है ये सांगरी, जब ये सूख जाती है तो इसी को खोखा कहते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां साथियों, उनको लूम कहते हैं और जो फूल इसमें आते हैं उसको मिझर कहा जाता है। तो ये खेजड़ी से संबंधित जानकारी थी कि फूलों को क्या कहते हैं, फलों को क्या कहते हैं, सूखे फलों को क्या कहते हैं, पत्ती को क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। आ रहा है ना अभी दशहरा, आपके ये रक्षाबंधन निकल चुके, दशहरा भी आने वाला है। इस पे हम किसकी पूजा करेंगे? खेजड़ी की पूजा करेंगे। नहीं करते हो तो जाना करना, खेजड़ी की पूजा करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि साथियों राजस्थान में दशहरा पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शॉर्ट में कहते हैं UAE का राष्ट्रीय वृक्ष। कितनी बड़ी बात है, हमारा तो ये सिर्फ राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी, लेकिन ये संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय वृक्ष है साथियों खेजड़ी। खेजड़ी को जाटी कहा जाता है स्थानीय भाषा में, खेजड़ी को शमी कहा जाता है ग्रंथों में, और विष्णोई संप्रदाय के लोग भी इसको शमी कहते हैं। इसको सीमलो कहा जाता है राजस्थानी में, इसको बन्नी कहा जाता है कन्नड़ में साथियों। तो ये भी आपको याद रखना है, खेजड़ी के अलग अलग नाम है। ये क्या है? स्थानीय भाषा में जाटी, ग्रंथों में और विष्णोई संप्रदाय के लोग शमी कहते हैं, कन्नड़ में बन्नी कहते हैं और राजस्थानी में सीमलो कहा जाता है। आगे बात करें तो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में की गई थी। पूछा जा सकता है प्रश्न, ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कब हुई? 1991 में। साथियों विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। नाम सुना होगा अमृता देवी, जो साथियों खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ में शहीद हो गई थी साथियों। खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान किनका है? गोगा जी का है, जो लोक देवता है। लोक देवताओं में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान पाया जाता है साथियों, गोगा जी का। तो ये खेजड़ी वृक्ष में भी हमने पढ़ लिया है। तो ये खेजड़ी से संबंधित चीज़ें थी। आशय आपको खेजड़ी से संबंधित सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करवा दी है। चलिए आगे दूसरा जो राजस्थान की वन संपदा है उसके बारे में देखेंगे, लेकिन उसके अलावा भी खेजड़ी दिवस भी पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक वर्ष की 12 सितंबर को साथियों खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वाधिक खेजड़ी नागौर जिले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? नागौर जिले में सर्वाधिक खेजड़ी पाई जाती है। और सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र है आपके शेखावटी क्षेत्र। क्षेत्र पूछे तो शेखावटी और जिला पूछे तो नागौर जिला साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दूसरे नंबर पे आता है आपके रोहिड़ा राजस्थान का क्या कहलाता है? राज्य पुष्प कहलाता है साथियों। राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? 1983 में दिया गया। देखो प्रतीक चिन्ह का अलग से टॉपिक दे रखा है दोनों लेवल में, उसकी भी यहाँ पर कंप्लीट ये तैयारी है। खेजड़ी हमने पढ़ा तो खेजड़ी क्या है? प्रतीक चिन्ह तो है राजस्थान का। तो मतलब वन संपदा में भी हम खेजड़ी पढ़ रहे हैं और प्रतीक चिन्हों में भी आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। रोहिड़ा वन संपदा में भी पढ़ा रहा हूँ, प्रतीक चिन्ह में भी पढ़ाऊंगा साथियों। यहाँ पर तो नॉर्मली भी है, प्रतीक चिन्ह जब पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल से पूरी एनालिसिस करके आपको ये चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए रोहिड़ा के बारे में देखेंगे। रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में, मतलब खेजड़ी और रोहिड़ा दोनों 1983 क्या है ये सन है किसके? राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प को दर्जा देने के सन है साथियों। इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या नाम है? टिकोमेला अंडुलेटा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है रोहिड़े का। रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान, मारवाड़ का सागवान, मरुशोभा, मारवाड़ टीक भी, इन नामों से जाना जाता है। किसको साथियों? रोहिड़ा को। तो आपको चारों पांचों नाम याद रखने हैं कि रोहिड़ा को किस किस नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान का सागवान, क्योंकि रेगिस्तान में पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। मारवाड़ का सागवान, रेगिस्तान भी उधर ही है मारवाड़ की तरफ। मरुशोभा, मरु मतलब मरुस्थल की शोभा, कितना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं किसको? रोहिड़ा के फूल को, इसलिए मरुशोभा याद रख लेना। मारवाड़ टीक भी इसी को कहा जाता है। रोहिड़ा सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में ही पाया जाता है साथियों, जहां
मरुस्थल है। तो ये है आपके रोहिड़ा। रोहिड़ा के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं यहाँ पर मैंने। एक राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया। वैज्ञानिक नाम टिकोमेलांडू लेता है। रेगिस्तान का सागवान, मारवाड़ का सागवान, मरुशोभा, मारवाड़ टीक भी कहते हैं, और सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर राज्य प्रतीक के रूप में गोडावन जो आपका राज्य पक्षी है और चिंकारा जो आपका राज्य पशु है। आप कहोगे कि पढ़ा तो वन संपदा रहे हो, चीज़ें प्रतीक चिन्ह की लेकर आगे, तो भाई वो भी वन संपदा में दो चीज़ें तो आएगी। तो मैंने सोचा गोडावन और चिंकारा को भी यहीं पढ़ा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो उससे क्या होगा, जब हम प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे, ये तो फुल डिटेल्स है, उस क्लास को पढ़ेंगे तो यहाँ अभी आपको नॉलेज हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी। पूर्व तैयारी भी प्रस्तावना में जैसे पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी पूर्व ज्ञान आपका काम आएगा। तो गोडाउन के बारे में भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि भाई गोडाउन राजस्थान का क्या है, राज्य पक्षी। दर्जा दिया गया था कब, 1981 में। देखो पुष्प और पुष्प किस पे आते हैं, पेड़ पे। तो पेड़ और पुष्प 1983 में दर्जा दिया गया। जो गोडावन और जो आपके चिंकारा है, दोनों पशु और पक्षी हैं, इनको 1981 में राज्य पक्षी और राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। साथियों गोडावन का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। और गोडाउन सर्वाधिक सेवण घास पसंद करता है साथियों। सेवण घास साथियों सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, ये आपके जो लाटी श्री क्षेत्र है जैसलमेर में, वहाँ पाई जाती है। और सर्वाधिक गोडाउन कहाँ पाए जाते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। इसके अलावा सोरसन बारा में भी गोडाउन पाए जाते हैं साथियों। तो गोडाउन के बारे में क्या क्या याद रखना, पहली चीज़ राज्य पक्षी है, 1981 में दर्जा दिया। वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। उपनाम क्या क्या है, सोहन चिड़िया कहते हैं, शर्मिला पक्षी बहुत शर्माता है ये, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। सेवण घास सर्वाधिक खाना पसंद करते हैं, प्यारी अच्छी सी घास, इनको स्वादिष्ट घास लगती है साथियों, ये पौष्टिक घास है ये बहुत ही। और राष्ट्रीय मरु उद्यान में जो जैसलमेर में है, इसमें सर्वाधिक गोडाउन पाए जाते हैं। इसके अलावा सोरसन बारा में भी आपको गोडाउन देखने को मिल जाएंगे। चलिए चौथे नंबर पे चिंकारा की बात करूंगा। तो आप कहोगे कि सर वन संपदा पढ़ा रहे हो, लेकिन भाई प्रतीक चिन्ह का भी टॉपिक है तो यहाँ पर भी पढ़ा देता हूँ, वहाँ पर भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वन संपदा पे भी आ रहा हूँ। अभी हमने खेंजड़ी पढ़ी है, रोहिड़ा पढ़ा है, वो तो वन संपदा में आ जाएगा 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये चिंकारा और ये ऊँट जो है, गोडावन है, ये वन संपदा में नहीं आएंगे। ये फिर पशु पक्षियों के अंतर्गत और प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत आएंगे साथियों। देखो राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा भी है और ऊंट भी है। ऊंट पालतू श्रेणी में है और चिंकारा जंगली श्रेणी में है साथियों। तो देखो राजस्थान के राज्य पशु, पहले चिंकारा को पढ़ेंगे। राज्य पशु का दर्जा कब दिया, 1981 में। गोडावन को भी कब दिया था, 1981 में। खेंजड़ी और रोहिड़ा को कब दिया था, 1983 में। ठीक है। वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। और चिंकारा वन्य श्रेणी या जंगली श्रेणी का राज्य पशु है, मैंने आपको बता दिया। गजेला गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है, किसका, चिंकारा का। 1981 में इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था साथियों। ऊंट को तो अभी 30 जून 2014 को ही दर्जा दिया गया था। यह राजस्थान का राज्य पशु ये भी है। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस। साथियों इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरिस। साथियों यह पालतू श्रेणी का राज्य पशु है, जबकि चिंकारा कौन सा था, जंगली श्रेणी का राज्य पशु था। तो ये तो खैर हो गए राज्य पशु और राज्य पक्षी। देखिएगा अब हम बात करेंगे अगले 5वें नंबर पर बांस के बारे में, क्योंकि बांस भी किसके अंतर्गत आते हैं, वन संपदा के अंतर्गत आते हैं। और हमारा टॉपिक तो कौन सा है, वन संपदा वाला है। वन संपदा में ही पढ़ रहे थे, लेकिन ये दो चीज़ें गोडावन और जो चिंकारा है ये आपके वन संपदा में नहीं आएंगे, बट प्रतीक चिन्ह में आपके सिलेबस में तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको मत सोचना कि एक्स्ट्रा पढ़ा दिया मैंने, तो एक्स्ट्रा तो पढ़ाया, लेकिन काम की चीज़ पढ़ाई है जो वापस पढ़ना पड़ेगा आपको। साथियों बांस के बारे में बात करेंगे। यूँ मत कहना कि मैंने बांस नहीं देखे सर। कोई ऐसा है आप में से जिसने बांस नहीं देखे हो तो कमेंट करना, फिर मैं आपको बांस के फोटो दिखाऊंगा, या फिर आप कहो तो वहीं लेकर आ जाऊँ बांस। साथियों बांस एक घास की प्रजाति है। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया बात। क्या है, बांस एक घास की प्रजाति है साथियों। बहुत ही लंबी घास है ये तो, बहुत ही, इसीलिए इसे विश्व की सबसे लंबी घास भी कहा जाता है। क्या है भाई, बात समझने की कोशिश करना। बांस क्या है, एक घास की प्रजाति है। और बांस घास तो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबी घास है साथियों। बड़े बड़े पेड़ इनके सामने छोटे पड़ जाते हैं, इसीलिए इसको विश्व की सबसे लंबी घास भी कहा जाता है। किसको, बांस को। बांस को आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बांस है आपके बांसवाड़ा में। क्या बात है, संयोग वाली बात है कि बांस भी बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा
आया ना समझ में, क्लियर है थोड़ा बहुत। बांसवाड़ा, तो साथियों सर्वाधिक बांस कहाँ है, बांसवाड़ा में है। और आदिवासियों का हरा सोना, क्योंकि जो आपके बांसवाड़ा है, जो आपके डूंगरपुर है, ये उदयपुर है साथियों, इन जिलों में आदिवासी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा भी सर्वाधिक बांस भी वहीं पे है। तो बांसों को काट करके ये अपने जीविकोपार्जन करते हैं। अतः साथियों आदिवासियों का हरा सोना किसको कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम है बैम्बूसा वल्गरिस। क्या है नाम है साथियों, बैम्बूसा वल्गरिस इसका वैज्ञानिक नाम है, किसका, बांस का। बांस क्या है, एक घास है, और घास कैसी है, विश्व की सबसे लंबी घास। आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं, सर्वाधिक बांसवाड़ा में। साथियों नाम क्या है वैज्ञानिक, बैम्बूसा वल्गरिस। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, क्लियरिटी है या नहीं है, कमेंट करिएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे 6ठे नंबर की ओर। तो 6ठे नंबर पे आता है आपके महुआ। तो देखो क्या बताऊँ आपको, मैं देख रहा होगा, सभी ने देख रखा होगा। इस पेड़ के फूलों से मावड़ी, मोकड़ी या महुड़ी नामक शराब बनाई जाती है, फूलों से बनाई जाती है साथियों। ठीक है, डायरेक्ट यूनिक फूलों से बनाई जाती है, बल्कि उसकी विधि भी एक होती है, एक निश्चित, कि पहले तो ये जो मावड़ी मतलब साथियों इसके जो फूल होते हैं उनको सुखाया जाता है। क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में इस महुआ के फूलों को साथियों कई दिनों तक सुखा के जब इससे शराब बनाई जाती है, तो पहले उनको पानी में डाल दिया जाता है और लगभग 2-3 दिन तक पानी में डाल के रखा जाता है। फिर एक निश्चित तरीके से उसकी एक निश्चित क्रिया विधि के माध्यम से आग में साथियों उसको बिल्कुल एक निश्चित तरीके से उसमें से हवा बाहर नहीं निकले, जिस भी बर्तन में उसको उबाला जाता है, और गैस के रूप में साथियों उसकी जो शराब है वो किसी अन्य जो बर्तन है उसमें गिरती है और शराब का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से महुआ के फूलों से क्या बनाई जाती है, मावड़ी या मोकड़ी या महुड़ी नामक शराब बनाई जाती है। साथियों महुआ को आदिवासियों का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कल्पवृक्ष भी महुआ को कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो शराब है महुआ के पेड़ से वो आदिवासियों के द्वारा ही बनाई जाती है। जबकि आदिवासियों का हरा सोना किसको कहते हैं, अभी देखा था हमने, बांसों को कहा जाता है साथियों। इसका वैज्ञानिक नाम मधु का लोगोफोलिया है साथियों, किसका, महुआ का। और सर्वाधिक ये डूंगरपुर में है, तो वही आदिवासियों की तरफ ही है। यूं नहीं है कि सभी आदिवासी रहते हैं, लेकिन अधिकतर आदिवासी बांसवाड़ा डूंगरपुर जैसे जिलों में पाए जाते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ पर जो 7वां आपका जो वन संपदा के अंतर्गत 7वां टॉपिक है उसको देखेंगे। 7वां है खजूर। तो खजूर तो खाए भी होंगे, वो आपने सुना भी होगा कि बड़े भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर, ये आपने सुना होगा उसमें खजूर शब्द। ठीक है, तो साथियों वो वाला ही खजूर है ये, जिसकी लंबाई बहुत होती है और बिल्कुल लास्ट में वहाँ पर खजूर लगे होते हैं साथियों। तो खजूर का जो तना होता है वो उसी को कहा जाता है नाल, तथा उसकी जो पत्तियां हैं इसको पीची कहा जाता है साथियों। कई स्थानीय जगहों पर जो ये खजूर की पत्तियां होती है इनसे झाड़ुएं भी बनाई जाती है। ठीक है, क्या बनाई जाती है, झाड़ुएं भी बनाई जाती है, जो सफाई करने के काम आती है। चलिए आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर की ओर। तो 8वें नंबर पे है तेंदू। तेंदू तो भैया जी आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन तेंदू की बीड़ी जरूर देखी होगी आपने, क्योंकि तेंदू का जो पत्ता होता है इससे क्या बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है साथियों। राजस्थान में सबसे बड़ी बीड़ी की जो फैक्ट्री है वो है मयूर बीड़ी फैक्ट्री। कौन सी है, मयूर मतलब मोर छाप बीड़ी, मयूर मतलब मोर, तो मोर छाप बीड़ी जो है साथियों सबसे बड़ी फैक्ट्री इसी की है, जो कहाँ पर है, टोंक में है। कहाँ पर है, टोंक में है साथियों। अब देखो यहाँ पर, तो तेंदू को स्थानीय भाषा में टिमरू कहा जाता है। कई जगह टिमरू कहते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन इसको टिमरू भी कहते हैं और तेंदू भी कहा जाता है साथियों। स्थानीय भाषा में जरूरी नहीं कि टिमरू कहे, लेकिन जीके है तो भाई जैसा है वैसा है, टिमरू भी इसको कहा जाता है और तेंदू के नाम से तो इसको खैर जानते ही हैं। और इसके पत्तों को क्या किया जाता है साथियों, पहले जंगल से पत्तों को ला करके उनको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में उन पत्तों को कई दिनों तक बिल्कुल सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद में बीड़ी बनाने के लिए साथियों उन पत्तों को पानी में रखा जाता है। ठीक है, जब वो पानी में बिल्कुल हल्के हल्के हो जाते हैं, बिल्कुल वो एकदम नरम हो जाते हैं साथियों, कठोर नहीं रहते हैं, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तब उनको उसमें जो तंबाकू उसको में रख करके और उसका आकार जो उसमें बिल्कुल प्रसिद्ध होते हैं उस चीज़ को करना, वो कलाकारी जिसको आती है वो उससे क्या बना देते हैं, बीड़ी बना देते हैं। तो देखिएगा आगे बात करें
तेंदु के फल को राजस्थान का चीकू कहा जाता है। किस किसने खाया तेंदु का फल, कमेंट करना। मैंने तो खा रखा है। देखिएगा यहाँ पर हम बात करें राजस्थान का चीकू इसको क्यों कहते हैं, तो साथियों तेंदु का जो फल, तेंदु में जो फल लगता है छोटा सा होता है, ठीक है, छोटा सा होता है वो। चीकू थोड़ा बड़ा होता है और तेंदु का जो फल है वो थोड़ा छोटा होता है। लेकिन जिस प्रकार चीकू होता है ना, उसी प्रकार बीज उसी में निकलते हैं और बिल्कुल स्वाद भी उसी के जैसा लगता है। साथियों खाया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम डाइपारस मेलेनोजैलोन है साथियों। किसका, तेंदु का वैज्ञानिक नाम। भाई साहब वैज्ञानिक नाम तो हल्के अच्छा पढ़ने में दिक्कत आती है मेरे खुद के, तो याद तो आपको करना है। खैर मुझे तो याद इतना सारा करना नहीं है, लेकिन वो चीज़ है कि भाई डाइपारस याद रख लेना आप, तो इतने में ही बहुत है। या फिर पारस याद रख लेना कि भाई पारस शब्द कहाँ पर लग रहा है, किस में लग रहा है, क्योंकि पारस शब्द याद रखोगे तो वो डाइपारस आएगा ही आएगा। और बाद में आपको कुछ अलग टाइप का लगे ये मेलेनो इस प्रकार के, तो वो तेंदु का वैज्ञानिक नाम रहेगा। साथियों राजस्थान में सर्वाधिक दक्षिणी पूर्वी भागों में है। अब आप कहोगे कि भाई दक्षिणी पूर्वी भाग, आप यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान का जो नक्शा है, तो ये तो है दक्षिणी, ये है पूर्वी, ये दक्षिणी पूर्वी, मतलब झालावाड़ की तरफ साथियों। और झालावाड़ है मेरा स्थानीय जिला, तो इसी वजह से मुझे इस पेड़ के बारे में ज़्यादा जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेंदु के पत्ते का राष्ट्रीयकरण 1974 में हुआ था साथियों। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है भाई, तेंदु जो है इससे बीड़ी बनाई जाती है इसके पत्तों से, और सबसे बड़ी बीड़ी की फैक्ट्री है मयूर बीड़ी फैक्ट्री। स्थानीय भाषा में टिमरू कहते हैं, और इसका जो फल होता है इसको राजस्थान का चीकू कहते हैं। पारस याद रख लेना, बस इतना याद रख लेना, काम हो जाएगा। सर्वाधिक दक्षिणी पूर्वी भागों में, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1974 में हुआ था साथियों। चलिए आगे बढ़े। तो 9वें नंबर पे है खस घास। घास का प्रकार है, जैसे एक हमने पढ़ी थी घास कौन सी, सबसे लंबी घास विश्व की कौन सी, बांस, तो उसी प्रकार आएगी बांस के बाद में खस घास, मतलब बांस भी घास, खस भी घास। तो साथियों यह एक सुगंधित घास है, सुगंध आती है बहुत ही बढ़िया, जो टोंक में, सवाई माधोपुर में और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। इस घास से इत्र, शरबत व ठंडे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। भाई ऐसा है, सुगंधित घास है, सुगंधित घास है तो फिर इत्र तो बनाएंगे। तो साथियों इत्र किस घास से बनाए जाते हैं, खस घास से बनाए जाते हैं। खस घास सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, आपके टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। साथियों क्या क्या, इत्र के साथ शरबत बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, ठंडे पेय पदार्थ बनाने में भी खस घास का प्रयोग होता है। चलिए 10वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 10वें नंबर पे है धामण घास। कौन सी घास, धामण घास। यह एक पौष्टिक घास है, जयपुर व आसपास के क्षेत्र में आप इसको देख सकते हो, धामण घास को। कौन सी घास को, धामण। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि धामण किसका प्रकार है, तो यह एक प्रकार की घास है। कैसी है, पौष्टिक घास है साथियों, और मिलती कहाँ है, जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में आपको धामण घास देखने को मिल जाएगी। 11वें नंबर पे है एंचा घास। कौन सी घास, एंचा घास साथियों। भाई घास के भी कई प्रकार है यहाँ पर। तो बात करें एंचा घास की, तो यह घास केवलादेव अभयारण्य भरतपुर में ही पाई जाती है साथियों। कहाँ पर, एंचा घास केवलादेव अभयारण्य, केवलादेव कहाँ पर है, भरतपुर में है। इस घास में पक्षी उलझकर मर जाते हैं, इसीलिए इसे पक्षी भक्षणी घास भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात एंचा की क्या है, एंचा नहीं केंचा घास है। ये तो एंचा नहीं, कैसी घास है, केंचा। केंचा मतलब कैंची वाली, जो काट देती है, मार देती है, आपको ऐसे याद रखना है। मतलब वो तो एक बात बता रहा हूँ, केंचा वेंचा नहीं, एंचाइए। क्या है, एंचाइए साथियों। और केवलादेव अभयारण्य भरतपुर में पाई जाती है, और इसमें साथियों पक्षी उलझकर मर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पक्षी भक्षणी घास इसको कहते हैं। और यह कंटीली घास है, इसी वजह से पक्षी इसमें उलझते हैं और उनकी डेथ हो जाती है साथियों। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, पक्षी भक्षणी घास। कहाँ पाई जाती है, केवलादेव अभयारण्य। कहाँ पड़ता है, भरतपुर में साथियों। ये अभयारण्य वगैरह ये तो अपन क्या, वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण इनमें पढ़ेंगे। आपके वन संपदा है, सिर्फ ये टॉपिक अभी वन संपदा वाला है। इसके बाद आपके वन्य जीव संरक्षण वगैरह, जिसमें अभयारण्य वगैरह, उद्यान, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 12वें नंबर की ओर। 12वें पे है मेंथिया घास। कौन सी घास, मेंथिया घास साथियों। ये घास तालछापर चूरू अभयारण्य में पाई जाती है। भाई तालछापर अभयारण्य कहाँ है, चूरू में है साथियों।
तो इसी अभयारण्य में ये मेंथिया घास पाई जाती है। देखो ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। तो यहाँ पर जो ये जो काले हिरण हैं इस मेंथिया घास को बड़े चाव से खाते हैं। जैसे आप खाते हो ना चाव से कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, मान लीजिए कि भाई आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, समोसा अच्छा लग रहा है, आपको कचौरी अच्छी लग रही है, या आपको अन्य कोई चीज़ जैसे कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है तो उसको हम कितने चाव से खाते हैं साथियों। जैसे आपको कोई चाट प्रकार है तो वो अच्छा लग रहा है तो आप कितने चाव से खाते हैं उसको। तो उसी प्रकार ये काले हिरण भी इस मेंथिया घास को, किसी घास को, मेंथिया घास को बड़े चाव से खाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे 13वें नंबर की ओर। तो आपके 13वें नंबर पे आता है शहतूत। ये क्या है? वन संपदा पढ़ रहे हैं अभी अपन, भूल मत जाना चीज़ों को। साथियों पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्वालिटी वाली चीज़ें देने की। तो शहतूत की बात करें भाई, शहतूत एक ऐसा वृक्ष है जिसको हमने रीट पात्रता परीक्षा में भी अच्छी तरह से पढ़ रखा था। साथियों यह इस पेड़ से रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। इस पेड़ पर रेशम के कीड़े, अब कीड़े ऐसा नहीं है कि भाई कीड़े वो है तो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं भाई साहब। रेशम के कीड़े तो वो कीड़े हैं जिससे रेशम की खेती की जाती है। रेशम का उत्पादन इन्हीं कीड़ों के कारण होता है। और ये किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत के। टसर पद्धति द्वारा रेशम की खेती की जाती है। और एक कार्यक्रम चला था, टसर विकास कार्यक्रम, जो उदयपुर बांसवाड़ा में चला था साथियों, उदयपुर में और बांसवाड़ा में। तो ये शहतूत। नेक्स्ट 14वें नंबर पे आता है सेवण घास। बहुत ही इंपॉर्टेंट घास साथियों। सेवण घास के बारे में हमने गोडाउन पक्षी से संबंधित जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर भी मैंने सेवण घास के बारे में आपको बताया था कि सेवण घास का सेवन करते हैं। समझ रहे हो ना बात को? सेवण घास का सेवन करते हैं गोडावण, बहुत प्यारी लगती है उनको। पौष्टिक घास है ये साथियों। पौष्टिक घास है जो लाठी सीरीज क्षेत्र में पाई जाती है। लाठी सीरीज पढ़ा रखी है आपको, बोलना मत कहाँ है नहीं, जैसलमेर में है साथियों, पढ़ा रखी है एक चीज। सेवण घास प्रोटीन व स्वादिष्ट घास होती है। इसको स्थानीय भाषा में लिलोन अथवा सूखी सेवण घास को लिलोन कहा जाता है। देखो सेवण घास को स्थानीय भाषा में भी लिलोन कहते हो। ये जब सूख जाती है सेवण घास तो भी इसको किस नाम से जाना जाता है? लिलोन के नाम से ही जाना जाता है। सेवण घास गोडावण की शरण स्थली, गोडाउन को नहीं की लिखा था, सेवण घास गोडाउन की शरण स्थली अथवा गोडाउन की प्रजनन स्थली भी इस घास को स्थान को कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? लसिया रूस सिडिका सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। कहाँ पर पाई जाती है ये? जो लाठी सीरीज क्षेत्र है जैसलमेर में, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगी। चलिए 15वें नंबर की ओर बढ़ते हैं वन संपदा में। 15वें नंबर पर है पलास। क्या नाम है? पलास नाम है साथियों। कलास नहीं है, पलास है। ढंग से देखो, यहाँ पर पलास लिख रखा है, कलास नहीं लिख रखा मैंने, ठीक है। अब देखो इसको ढाक व खाकरा भी कहा जाता है। ढाक का पेड़ भी पलास को कहते हैं, खाकरा का पेड़ भी पलास को कहते हैं। इसे जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं समझ लो क्यों। क्योंकि साथियों जो आपके त्योहार आता है, कौन सा त्योहार साथियों? होली का त्योहार आता है। तो होली के त्योहार के पहले साथियों ये जो पलास का वृक्ष होता है, या जो ढांक का वृक्ष होता है, या जो खाकरा का वृक्ष होता है, इसमें फूल आते हैं। क्या आते हैं साथियों? फूल आते हैं। तो ये फूल बिल्कुल यूँ मान लीजिए ऐसे लगते हैं दूर से देखने पर जैसे जंगल में आग लगी हो। बिल्कुल लाल लाल फूल होते हैं साथियों। तो इन फूलों को देख करके हमें क्या लगता है कि यार जंगल में आग लग रही है, इसीलिए इसको जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। सर्वाधिक जो पलास या ढांक या खाकरा है साथियों कहाँ पर है? राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में है। नेक्स्ट 16वें नंबर की वन संपदा के बारे में बात करेंगे। तो 16वें नंबर पे है आपके खेर। खेर का नाम सुना हो नहीं सुना हो वो अलग बात है, लेकिन खेर का पेड़ मैंने तो देख भी रखा है। और देख क्या रखा है? खेर के पेड़ को तो मैंने जो छोटी छोटी उसकी डालियां हैं उसको काट भी रखी है साथियों। देखो क्यों काट रखी, यूँ मत कहना कि सर आपने पेड़ क्यों काटा, वो अलग बात है। छोटा सा जो मतलब बड़ा सा पेड़ था, उसकी कुछ पत्तियां काम आ रही थी वहाँ पर जो घर में बकरियां हैं तो उनको खिलाने के लिए काटी थी मैंने। पहले की बात है बचपन की साथियों। तो साथियों खेर वृक्ष की जो छाल है इससे कत्था बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कत्था। अब कहोगे कि सर कत्था क्या? तो कत्था वो है जो पान में लगाया जाता है। वो किससे बनाया जाता है? खेर की छाल से बनाया जाता है साथियों। इसीलिए इसको वर्तमान में बहुत ज़्यादा इधर उधर खरीदने, मतलब इसकी यूँ कहते हैं ना एक तरह से तस्करी भी बहुत होने लगी साथियों इस वृक्ष की। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में बचे हैं खेर, इसी वजह से। कतोड़ी जनजाति द्वारा ये कत्ता बनाया जाता है। वो सब कहने की बात है, कतोड़ी नहीं, दूसरे लोग भी अब कत्ता बनाने लग गए, लेकिन आपको तो कतोड़ी याद रखनी है साथियों।
सर्वाधिक खेर उदयपुर व चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? उदयपुर व चित्तौड़ में सर्वाधिक खेर है साथियों, उदयपुर में और चित्तौड़ में। नेक्स्ट 17वें नंबर पे बात करें सागवान की, तो भैया जी सागवान का पेड़ तो सागवान का होता है। सर्वाधिक सागवान राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं और यह एक बहुमूल्य लकड़ी वाला वृक्ष है। आपने देखा होगा कि सागवान के जो वृक्ष है, इसकी जो लकड़ी होती है, इसकी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तस्करी होती है साथियों। जो चंदन का पेड़ होता है ना, चंदन का पेड़, तो साथियों बहुत बहुमूल्य पेड़ होता है। आपने चंदन के पेड़ का नाम सुन रखा होगा, लेकिन साथियों उसके बाद में जिस पेड़ का नाम आता है वो है आपके सागवान का पेड़। सागवान का पेड़ इतना मजबूत होता है कि कहा जाता है कि 1000 सालों तक इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। सागवान के पेड़ से जो चीज़ें बनाई जाती है उसमें 1000 सालों तक कीड़े नहीं लगते हैं, ऐसा कहा जाता है। वो मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरी उम्र है नहीं इतनी। तो देखो, इससे अधिकतर जो यूँ मान लीजिए जो इससे संबंधित लकड़ी से जो वस्तुएं बनाई, जैसे बेड वगैरह है, खिड़कियां हैं, या फिर आपके घर के दरवाजे हैं, ये चीज़ें अगर इसके बने हो ना तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, यूँ मान ली सकते हो। इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में तस्करी होती है सागवान की, खेर से तो बहुत ही ज़्यादा। तो साथियों इसकी लकड़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी बनती है, इसकी लकड़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है और इससे जो सामान बनते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। नॉर्मल जो अपन बेड लेते हैं तो 20-25 हज़ार का बेड होता है, सागवान का 50-50 हज़ार का होता है नॉर्मल, उसके जैसे दिखने में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा होता है साथियों सागवान का वृक्ष। हमारे आसपास का जो इलाका है यहाँ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं साथियों, मतलब एमपी से सटा हुआ है तो एमपी में पाए जाते हैं। आगे बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस इसका जो है सागवान का वैज्ञानिक नाम है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे 18वें नंबर की ओर। तो 18वें नंबर पे है गोखरू घास। कौन सी घास? गोखरू घास साथियों। यह एक पौष्टिक घास है जिसे ऊंट बड़ी चाव से खाते हैं। मतलब ऊंट को ये बहुत प्यारी लगती है ये घास, जैसा आपको चाट प्यारा लगता है ना, वैसे ऊंट को साथियों ये घास प्यारी लगती है, गोखरू घास साथियों। तो ये कुछ वन संपदा के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी है, मजाक मजाक में चीज़ें मैंने पढ़ा दी है, बुरा लगा तो क्षमा चाहता हूँ, अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आपका धन्यवाद चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में धन्यवाद कर सकते हो या वीडियो को लाइक शेयर करके धन्यवाद कर सकते हो साथियों। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। वन संपदा पूरी नहीं हुई है, एक वीडियो और बनेगा वन संपदा का, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी का। मेहनत मेरे द्वारा की जा रही है तो आप भी मेहनत किया करो, पूरी मेहनत किया करो पढ़ाई में, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में।